ओबीसी के विनाश का मुख्य कारण संविधान के अनुच्छेद 340 की अज्ञानता ही है। हमारे ओबीसी समाज के व्यक्तियों ने अनुच्छेद 370 का गहन अध्ययन किया है। अनुच्छेद 370 का ओबीसी के लोगों से सीधा संबंध नहीं है, लेकिन संविधान के जिस अनुच्छेद में समस्त ओबीसी समाज का अस्तित्व लिखा है, हक और अधिकार लिखा है, मान एवं सम्मान लिखा है, ओबीसी की पहचान लिखी है, भारत के सभी संसाधनों में ओबीसी के लोगों की जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व, शिक्षा, रोजगार, सरकारी संस्थानों में आरक्षण लिखा है। संविधान के उस अनुच्छेद का ओबीसी समाज के लोगों को ज्ञान नहीं है और संविधान लागू होने के 75 साल बाद भी ओबीसी समाज की अनुच्छेद 340 के प्रति अज्ञानता ही ओबीसी समाज के विनाश का मुख्य कारण बनी हुई है। आइए इस अनुच्छेद 340 के बारे में समझ लेते हैं। अनुच्छेद 340 क्या है? साथियों, इंसान और जानवर में एक फर्क है। इंसान विचार करते हैं, सोचते हैं, जानवर नहीं सोचते हैं। क्या हम इंसान हैं? अगर हम इंसान हैं, तो हमें सोचना चाहिए। यदि आपने अभी तक नहीं सोचा है, तो यह अब सोचिए, विचार कीजिए। मित्रों, संविधान में एससी के लिए धारा 341 है और एसटी के लिए धारा 342 है और ओबीसी लोगों के लिए धारा 340 है। एससी, एसटी के लिए सन 1949 में धारा 341 और धारा 342 की शुरुआत की गई थी और बाद में सन 1950 में संविधान लागू किया गया था। इसके तहत एससी एसटी को शिक्षा, रोजगार, पदोन्नति में प्रतिनिधित्व आरक्षण दिया गया। साथियों, उस समय एससी एसटी एवं सामान्य जातियों की पहचान पूर्ण हो चुकी थी और उनको संवैधानिक पहचान मिल चुकी थी, लेकिन ओबीसी की पहचान नहीं हो सकी थी। इसलिए ओबीसी वर्ग पर आरक्षण लागू नहीं हुआ, क्योंकि लंदन में सन 1932 के गोलमेज सम्मेलन में ओबीसी का कोई प्रतिनिधि नहीं था, जैसा कि एससी एसटी की तरफ से बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। फिर सन 1946 से सन 1949 में बाबा साहेब ने संविधान लिखते समय शाहू जी महाराज के बैकवर्ड शब्द से प्रेरित होकर विचार किया कि ओबीसी समाज के लोगों की स्थिति भी एससी एसटी समाज के लोगों की तरह ही खराब है। तब बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान सभा में चर्चा की गई कि ओबीसी को भी एससी एसटी की तरह आरक्षण मिलना चाहिए, जिसे सुनकर ब्राह्मण, उच्च वर्णों के लोग बाबा साहेब पर भड़क उठे। मिस्टर अंबेडकर, लेकिन ये ओबीसी है कौन? अब आप इन ओबीसी को भारत में कहां से उठा लाए? तब बाबा साहेब ने एक ही बात कही कि जो लोग एससी एसटी नहीं हैं और ना ही वे उच्च जाति के हैं, वे सभी ओबीसी हैं। तब बाबा साहेब ने संविधान के अनुच्छेद 340 के अनुसार ये प्रावधान किया कि ओबीसी समाज के लोगों की जनगणना की जाएगी और प्रत्येक क्षेत्र में ओबीसी के लोगों को भी जनसंख्या के अनुपात में की तरह ही शिक्षा, रोजगार, पदोन्नति में प्रतिनिधित्व आरक्षण दिया जाएगा। हालांकि 1950 के बाद से ओबीसी की जाति आधारित जनगणना नहीं हुई है, इसलिए उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिला। साथियों, ओबीसी समाज के लोग धार्मिक उन्मादों, हिंदू मुस्लिम लड़ाई झगड़ों में उलझ गए। इस कारण सन 1990 में 60% ओबीसी को 27% आरक्षण लागू किया गया था, क्योंकि जनगणना नहीं हुई थी। यदि उतनी ही शिद्दत से ओबीसी ने बाबा साहेब द्वारा प्रदत्त संविधान के अनुच्छेद 340 का अध्ययन किया होता, अनुच्छेद 340 का प्रचार अपने समस्त ओबीसी भाइयों में किया होता, तो अब तक ओबीसी की जनगणना कभी की हो जाती और उससे जो आंकड़े प्राप्त होते, उन्हें अनुच्छेद 340 के अनुसार की तरह ही शिक्षा, रोजगार, पदोन्नति में प्रतिनिधित्व आरक्षण दिया जाता। तब देश में 52% से 60% आईएएस ओबीसी अधिकारी होते, जो आज केवल 4% है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में 52 से 60% न्यायाधीश होते, जो आज आधा प्रतिशत है। हर साल बनने वाले बजट में से 52 से 60% बजट का प्रयोग ओबीसी के विकास के लिए किया जाता। ओबीसी को हर क्षेत्र में हिस्सेदारी मिलती, लेकिन ओबीसी की तब तक प्रगति नहीं हो सकती जब तक कि ओबीसी समाज कर लोगों की अनुच्छेद 340 के तहत जनगणना नहीं होती है।
इसलिए सभी भाइयों को 340 को लागू करने के लिए मजबूर करना चाहिए। अगर जम्मू और कश्मीर के लोगों की प्रगति के लिए अनुच्छेद 370 को रद्द किया जा सकता है, तो भारत भर में ओबीसी की प्रगति एवं उत्थान के लिए अनुच्छेद 340 क्यों लागू नहीं किया जा सकता है? ऐसा क्यों है कि देश के स्वतंत्र होने के 75 साल बाद भी धारा 340 लागू नहीं किया गया है? जागो ओबीसी जागो, अपना अधिकार मांगो और संविधान की रक्षा करो, चाहे एससी हो चाहे एसटी चाहे ओबीसी, क्योंकि यह सभी अधिकार तब तक सुरक्षित है जब तक यह संविधान सुरक्षित है। जय भीम, जय भारत, जय जय संविधान, जय बहुजन समाज।